प्रिय छात्रों, मैं वेद प्रकाश भारतीय आप सबों के साथ मंगलम क्लासेस की ओर से, जिसका संबंध की मगध के नंद वंश से है। ये इसलिए भी अति महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राचीन इतिहास में अगर हम देखते हैं तो मगध का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि इस अंत तक अवश्य सुनेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। जैसा कि मैंने पिछले ऑडियो में भी आप सबों के साथ जो शेयर किया था, उसके बाद नंद वंश का आरंभ होता है। महापद्मानंद नामक व्यक्ति ने शिशुनाग वंश का अंत करके मगध साम्राज्य के सिंहासन पर 344 ईसा पूर्व में अधिकार कर लिया। पुराणों में तो उसे महापद्म तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया। महापद्मपति भी, उग्रसेन भी, अग्रसेन भी, यूनानी ग्रंथों में उन्हें अग्रमीश तक कहा गया है। जैसा कि हम देखते हैं प्राय सभी ग्रंथों में उसे नाई जाति का बताया गया है। यूनानी लेखक कार्टियस ने सिकंदर के समकाली नंद सम्राट घनानंद के विषय में लिखा है कि घनानंद का पिता महापद्मानंद नाई जाति का था। वह अपनी सुंदरता के कारण शिशुनाग वंशीय रानी का प्रिय पात्र बन गया और उसके प्रभाव से राजा का विश्वास पात्र बना। फिर धोखे से उसने राजा की हत्या कर दी। तत्पश्चात राजकुमारों के संरक्षण के बहाने कार्य करते हुए सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अंत में उसने राजकुमारों की भी हत्या कर दी। इस प्रकार महापद्मानंद मगध का सम्राट बना। जैसा कि महाबोधि वंश में कालाशोक के जिन 10 पुत्रों का जिक्र हुआ है, वे सभी अवयस्क थे तथा महापद्मानंद उनका संरक्षक हुआ करता था। महापद्मानंद के द्वारा गद्दी हथियाने के संबंध में इसी तरह की बातें बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखे। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद के पुत्र घनानंद के शासनकाल में भारत पर सिकंदर का 325 ईसा पूर्व में आक्रमण हुआ था। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। इसी वजह से इन्हें नंद वंश भी कहा जाता है। महाबोधि वंश के मुताबिक नंद वंश के इन 9 शासकों ने जिन्होंने की मगध पर शासन किया, उनमें सबसे पहला महापद्मनंद, जिसे कि अग्रसेन या उग्रसेन भी कहा गया है। उसके बाद पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविनाशक, योविशानक, जिसे योविनाशक भी कहा गया, योविशानक, 10 सिद्धक, कैवर्त, घननंद और चंद्रनंद। तो महापद्मनंद मगध के सिंहासन पर बैठने वाला सभी राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा साबित हुआ। उसके पास अकूत संपत्ति और असंख्य सेनाएं थी। उसे कली का अंश, सर्वक्षत्रांतक तथा दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा गया है। वह क्षत्रिय जाति का संहार करने वाला था। उसने तत्कालीन सभी प्रमुख राजवंशों को परास्त किया और एक छत्र राज्य की स्थापना की। उसने एक राठ की उपाधि भी ग्रहण की। उसने जिन राजवंशों पर विजय हासिल की, उनमें प्रमुख थे इक्ष्वाकु, पांचाल, कलिंग, कासेय, असगक, हेहय, मैथिल, बीतिहोत्र, कुरु, सूरसेन, ऐसे ऐसे 10 राज्य प्रमुख रूप से शामिल थे। पुराणों के मुताबिक इन राजवंशों में इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, पांचाल ने 27 वर्ष, हेहय ने 28 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, सूरसेन ने 23 वर्ष, मैथिल ने 28 वर्ष तथा बीतिहोत्र ने 20 साल तक शासन किया था। भारतीय इतिहास में पहली बार महापद्मानंद ने मगध जैसे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। प्रिय छात्रों, जिसकी सीमाएं गंगा घाटी के मैदानों का अतिक्रमण कर गई। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला पहला शासक, मगध का शासक महापद्मनंद ही हुआ। इस विशाल साम्राज्य में एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। आप सोच सकते हैं, नंद वंश के राजाओं में भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की गई
जिसकी सीमाएं गंगा घाटी के मैदानों का अतिक्रमण कर गई। इसके साथ ही महापद्मनंद पहला ऐसा शासक था जिसने विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका लहराया। नंद राजाओं के समय में मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली तथा आर्थिक दृष्टि से बेहद समृद्धशाली साम्राज्य बन गया। हिमालय पार के देशों से उनका व्यापारिक संबंध हुआ करता था। साइबेरिया की ओर से वे स्वर्ण मंगाते थे। नंद वंश के शासक पश्चिम एशियाई देशों के झगड़े की भी मध्यस्थता करने की इच्छा रखते थे। आप सोच सकते हैं, जो कोई महान शासक ही पश्चिम देशों के बीच अपना हाथ डाल सकता था। 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी नंदों के अतुल संपत्ति की रोचक कहानी सुनी थी। उसके मुताबिक पाटलिपुत्र में 5 स्तूप हुआ करते थे जो नंद राजा के 7 बहुमूल्य पदार्थों द्वारा संचित कोषागारों का प्रतिनिधित्व करते थे। मगध की आर्थिक संपन्नता के कारण राजधानी पाटलिपुत्र शिक्षा साहित्य का केंद्र बन गया था। व्याकरण के महान विद्वान व आचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। पाणिनि ने पाटलिपुत्र में शिक्षा भी पाई थी। वर्ष, उपवर्ष, बररुचि, कात्यायन जैसे विद्वान भी नंदों के शासन काल में ही हुए थे। नंद शासक जैन धर्म को मानते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि नंद शासक जैन धर्म को मानने वाले थे और उन्होंने अपने शासन में अनेक जैन मंत्रियों को नियुक्ति भी किया था। कल्पक इन मंत्रियों में पहला था जिसकी सहायता से महापद्मानंद ने क्षत्रियों का विनाश किया था। नंद शासकों के काल में मगध साम्राज्य राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुआ। बौद्धकालीन राजतंत्रों में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। मगध की दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित थी। राजगृह पहाड़ियों से घिरी थी। मगध क्षेत्र में कच्चा लोहा और तांबा जैसे खनिज पदार्थों की बहुलता थी। इस कारण मगध के शासकों को हथियार बनाने में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आसानी थी। तक्षशिला से प्राप्त आहत सिक्कों से स्पष्ट होता है कि सिकंदर के समय में मगध के सिक्के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में काफी प्रचलित थे। ईसा पूर्व 5वीं सदी के अंत तक मगध साम्राज्य पूरे उत्तरापथ के व्यापार का नियंता बन गया। ऐसा कहा जाता है कि घनानंद के सैन्य बल विशेषकर हस्ती सेना के कारण सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी का तट पार करने से इनकार कर दिया था। निश्चित रूप से महापद्मनंद को अगर कहा जाए तो वह नंद वंश का वास्तविक संस्थापक था। ईसा पूर्व 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक की चर्चा में जहां तक अगर मैं देखूं तो महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर जिस वंश की स्थापना की उसे ही हम आज नंद वंश कहते हैं। महापद्मनंद दृढ़ और योग्य शासक था। वह निश्चित रूप से चालाक, कुटिल और महत्वाकांक्षी था। वह एक स्वप्नदर्शी भी था और उसमें राज्य प्रबंध और शासन करने की अद्भुत क्षमता भी थी। उसका राजकोष भरपूर और सेना बलशाली एवं प्रचंड हुआ करती थी। अपनी अपार संपत्ति एवं बल के कारण ही वह महापद्मनंद कहलाया। उसे उग्रसेन भी कहा गया। महापद्मनंद ने, जैसा कि हमें ज्ञात है कि जैन ग्रंथ परशिष्ट पर्वन में उसका राज्य समुद्र पर्यंत विस्तृत बताया गया है। महापद्मनंद के काल में मगध का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में सतलज और ब्यास नदियों तक विस्तृत था। साथ ही राजस्थान का पूर्वी भाग, मालवा नर्मदा नदी की घाटी, दक्षिणापथ में गोदावरी, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों तक के प्रदेश तथा कलिंग भी मगध के अंग बन गए थे। पुराणों में उसे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सर्व क्षत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है। महापद्मानंद के समय के क्षत्रिय रक्त पर अभिमान करने वाले राजवंशों की अखंड परंपरा का अंत हो गया। पुराणों में उसे कली या अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, सर्वक्षत्रात्मक, सर्वक्षत्रांतक, दूसरा परशुराम का अवतार यानी एकराट, अनुलंघनीय शासक
ऐसी उपाधियां प्रदान की गई है। महापद्मानंद में कुछ खास विशेषताएं भी थी। महापद्मानंद ने सारे साम्राज्य में एक मानक के नाप तौल चलाए और नए सिरे से चुंगी की व्यवस्था की। शिल्प, वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहित किया। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से महापद्मानंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का भी उल्लेख मिलता है। महापद्मानंद का प्रमुख अभियान कलिंग विजय था, जिसमें उसने विजय स्तंभ यानी विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जिनसेन की मूर्ति को उठा लाया था। महापद्मानंद को भारतीय इतिहास का पहला शूद्र शासक माना जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार तो महापद्मानंद ने 28 वर्षों तक शासन किया। लेकिन अगर हम महापद्मानंद के शासन को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में विपरीत परिस्थितियों में भी महापद्मानंद ने एक अतुलनीय कार्य किया, जिसकी चर्चा हम शब्दों से नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि महाजनपदीय राजतंत्रों में सत्ता पलटने के लिए हिंसा और विश्वासघात धीरे धीरे साधारण चीजें होती गई। सभी राजा हर समय हिंसा और विश्वासघात से डरे समय रहते थे। यह डर उन्हें अपने भाई, बंधुओं, पुत्रों, अधिकारियों से लेकर बाहरी दुश्मनों तक से था। मगध के प्रथम बृहद्रथ राजवंश के तीसरे राजा रिपुंजय की हत्या उसके मंत्री पुलिक ने कर दी थी। बिंबसार का हर्यक वंश तो पितृहंता वंश के नाम से ही जाना जाता है, जिसमें लगातार 2 राजकुमारों ने अपने पिता राजाओं को बद्ध कर सत्ता झपट ली थी। इस राजवंश ने लंबे समय तक शासन किया, लेकिन इसके एक राजा महानंदिन को शिशुनाग नाम के एक व्यक्ति ने अंततः उखाड़ फेंका और मगध की सत्ता पर कब्जा कर लिया। यह घटना ईसा पूर्व 412 ईस्वी में हुई थी। हर्यक वंश ने कुल मिलाकर अगर देखें तो 133 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन 412 से 344 ईसा पूर्व तक मगध पर शिशुनाग अथवा शेषुनाग वंश का राज्य रहा। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थानांतरित किया और इसके बेटे कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में बौद्धों की दूसरी महासंगति अथवा महापरिषद वैशाली में आयोजित हुई। इसके पश्चात मगध की राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र में ला दिया गया, क्योंकि व्यापार और प्रशासन के ख्याल से यह एक अधिक उपयुक्त स्थान हुआ करता था। कालाशोक के बेटे नंदिवर्धन के राजकाल 366 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व में एक बार फिर खूनी खेल हुआ। इस राजा के एक अधिकारी ने राजकाज और दरबार में खास रुतबा बना लिया और अंततः धोखे से राजा की हत्या कर दी। हत्या करने वाला अधिकारी और कोई नहीं, महापद्मनंद ही था, जिसका कहीं कहीं महापद्मपति उग्रसेन, अग्रसेन और यूनानी ग्रंथों में अग्रेमीस के रूप में भी उल्लेख मिलता है। वह निश्चित रूप से चालाक, कुटिल और महत्वाकांक्षी हुआ करता था, लेकिन यह भी कहा जाना चाहिए कि इन सब के साथ वह स्वप्नदर्शी था और उसमें राज प्रबंध और शासन करने की अद्भुत क्षमता थी। उसने जल्दी ही शिशुनाग राजतंत्र को अपने काबू में कर लिया और स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। यह घटना 344 ईसा पूर्व की है। इस महापद्मनंद के नाम से ही इस पूरे राजवंश को नंद वंश कहा गया। इस वंश के अंतिम राजा घनानंद को ही अपदस्थ कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। घनानंद 322 ईसा पूर्व में अपदस्थ हुआ और इसके साथ ही मौर्य काल का आरंभ भी हो गया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता संभाल ली। इस तरह बहुत लंबे समय तक नंद वंश का शासन नहीं चला। 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक, यानी कुल अगर देखा जाए तो 22 वर्षों तक जनश्रुतियों और इतिहास में 9 नंदों की चर्चा है। माना जाता है कि ये सभी राजा थे जिन्होंने की मगध पर शासन किया, लेकिन यह भी कहा जाता है कि नंद वंश 2 पीढ़ियों तक राज कर सके। उग्रसेन, जिसे महापद्मनंद भी कहा जाता है, इनके 9 पुत्र थे। इन 9 पुत्रों में घनानंद ही राजा हुआ। शेष नंद संभव है कि सत्ता में सिर्फ भागीदारी ही ले सका और इसलिए सब मिलकर 9 नंद कहा जाता है। महापद्मनंद इतना होशियार था कि अपने पुत्रों के बीच एकता बनाए रखने हेतु
एक तरकीब के तहत 9 नंदों की पहल की होगी ताकि सब संतुष्ट रह सके। हालांकि यह एक अनुमान ही है, इतिहासकारों का काम तो सिर्फ अनुमान लगाना ही होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नंद राजवंश लगभग 22 वर्षों तक मगध की सत्ता पर अपना राज स्थापित किया। इस वंश को इतिहासकारों ने अपेक्षित महत्व नहीं दिया है। इसके अनेक कारण हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों और स्रोतों के अनुसार यह पहला शासक था जो समाज के निचले पायदान से आया था। महापद्मनंद नापित यानी क्या नाई परिवार से आता था और जन्म तथा तत्कालीन रिवाजों के अनुसार उसकी जाति शूद्र हुआ करती थी, जिसका काम लोगों की सेवा करना निर्धारित किया गया था। कहा जाता है कि राज करना नहीं। मगध के समाज में भी ऐसे लोग पर्याप्त संख्या में थे जो इस तरह के एक व्यक्ति के राज सत्ता में आ जाने से चकित और भौचक्के से रह गए थे, चिढ़े हुए थे। इसलिए महापद्मनंद की जितनी भी भर्त्सना संभव थी उतना की गई इतिहास में। उसे गणिका यानी वेश्या पुत्र से लेकर नीच कुलोत्पन्न अनभिजात नापित कुमार आदि कहकर उसकी अवहेलना की गई। यह तो निश्चित है कि समाज के तथा कथित बड़े लोगों के बीच उसकी मान्यता नहीं थी, चूंकि यही बड़े लोग पुराण और अभिलेखों के रचयिता हुआ करते थे। इसलिए इन लोगों ने अपनी राय महापद्मनंद और पूरे नंद काल के बारे में रखी। लेकिन उनकी यह घृणित टिप्पणियों से ही नंद राजाओं की प्रकृति और प्रवृत्ति का भी पता चलता है। वह यह कि महापद्मनंद और अन्य नंद राजा तथा कथित बड़े लोगों अर्थात द्विजों के सामाजिक स्वभाव के अनुकूल नहीं रहे होंगे। इस आधुनिक जमाने में भी इसी मगध बिहार में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे शासक हुए। महापद्मनंद या उसके पुत्र घननंद ने भी द्विज समाज से समझौता की कोई पहल नहीं की थी और तथाकथित बड़े लोगों के ठसक की अवहेलना ही की। ऐसा भी कोई साकेत साक्ष्य नहीं मिलता है कि नंदों ने इन प्रश्रय प्राप्त लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई ही की हो। जैसा कि हम आगे विचार करेंगे, आगे देखेंगे कि किस प्रकार नंदों ने बृहद परिप्रेक्ष्य में राजनीति को देखा और ईर्ष्या डाह जैसी प्रवृत्तियों को विकसित करने में उनकी कोई रुचि नहीं देखी गई है। प्रिय छात्रों, बावजूद इसके घननंद के शासनकाल में द्विजों का एक कुटिल विद्रोह हुआ, जैसा कि हमें ज्ञात है। इसकी सूचना मिलती है। संभवतः इस विद्रोह का नेता चाणक्य हुआ करता था, जिसकी आज भी द्विज समाज में काफी प्रतिष्ठा है। कथा और इतिहास यही है कि चाणक्य ने एक दूसरे शूद्र युवक चंद्रगुप्त को आगे बढ़ाया और घननंद को सत्याच्युत कर दिया। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि शूद्र चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण कौटिल्य का शिष्यत्व स्वीकार किया, यानी क्या सानिध्य प्राप्त किया। विवरणों के अनुसार कौटिल्य ने ऐसी पहल घनानंद से भी की थी। उसके इनकार को कौटिल्य चाणक्य ने अपना अपमान माना और प्रतिज्ञा की हर हाल में नंद वंश का नाश कर दूंगा। अंततः शूद्र चंद्रगुप्त ने अपने गुरु की यह प्रतिज्ञा पूरी भी की। किसने किसका इस्तेमाल किया, यह तो इतिहासकारों के लिए एक पहेली है, क्योंकि इसका इतिहास काफी पुराना है। इतिहासकारों और इतिहास समीक्षकों ने नंदों की भूमिका का सम्यक आकलन तो नहीं किया, लेकिन इतना अवश्य लिखा कि मौर्य भी शूद्र थे। लेकिन मौर्यों को आवश्यकता से अधिक प्रशस्ति मिली। इसके कारण वही है जिनकी चर्चा मैंने अभी तुरंत किया। मौर्यों और नंदों में अंतर यही है कि एक ने द्विज नेतृत्व को स्वीकार किया था और दूसरे ने इनकार किया था। नंदों को इनका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हम फिलहाल नंदों की भूमिका पर ही विचार करना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम इधर उधर जाएं तो बातें विषयांतर हो जाएगी। प्रिय छात्रों, मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि महापद्मनंद ऐसा राजा या शासक नहीं था जिसकी हम उपेक्षा करें। उसकी चुनौतियां चंद्रगुप्त से कहीं अधिक कठिन थी। उसने किसी मजबूत और यशस्वी राजा को नहीं, बल्कि एक पिलपिले कठपुतली चरित्र वाले राजा को अपदस्थ किया था। यह उसके अपने हित से अधिक समाज और देश हित के लिए उचित भी था। कालाशोक के 10 पुत्रों की चर्चा में उन पिलपिले कठपुतली चरित्र वाले राजाओं को के रूप में करते हैं। यह ठीक है कि उसकी सामाजिक और औकात कमजोर थी और यह भी मान लिया कि वह नीच कुलोत्पन्न था। वह किसी राजा का बेटा नहीं, एक फटेहाल नाई का बेटा था।
जैसा कि कार्टियर महोदय ने भी कहा है कि उसका पिता नाई था जो दिन भर अपनी कमाई से किसी तरह पेट भरता था। क्या ऐसे फटेहाल व्यक्ति का बेटा यदि एक बड़े निरंकुश राजतंत्र का संस्थापक बनता है तब इसे एक उल्लेखनीय घटना ही कहा जाना चाहिए, क्या नहीं? निश्चित रूप से हमें इस बात की खोज भी करनी चाहिए कि इसके कारण तत्व क्या रहे होंगे और पूरा इतिहास चक्र इस घटना पर क्यों नहीं कोई प्रभाव डाल रहा है। महापद्मनंद के इस तरह उठ खड़े होने के पीछे उसके व्यक्तिगत गुण तो निश्चित रूप से थे, लेकिन सामाजिक कारण भी रहे होंगे। मगध में जैसा कि पहले ही कहा है, वर्ण धर्म के आधार कमजोर रहे हैं। इसी कारण वैदिक ऋषि इस इलाके से इतने रुष्ट रहते थे कि ज्वर से उसे कीकट यानी मगध का पुराना नाम में जाने की प्रार्थना करते हैं। जहां उसके विरोधी रहते हैं, यह अकारण नहीं है कि बौद्धों को यहां आधार मिला था। क्यों बौद्धों को यहां आधार मिला था जबकि उन्होंने हिंदू धर्म का विरोध किया था? आप सोच सकते हैं, निश्चित रूप से मध्यमार्गी होने के कारण ही बौद्धों को यहां पे जगह मिली थी। उन लोगों ने भी स्थिर समाज में थोड़ी हलचल पैदा की थी। बुद्ध की मृत्यु के कुछ ही समय बाद प्रथम बौद्ध परिषद जो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी की अध्यक्षता एक नाई उपाली ने ही की थी। उपाली के निर्देशानुसार ही विनय पिटक के अधिकांश भाग रचे गए। उपाली के इस सांस्कृतिक सामाजिक स्वीकार और इसी प्रकार की अन्य प्रवृत्तियों का अंगराई लेना और इस सब के रूपांतरित होकर एक नए राजनीतिक बदलाव की पृष्ठभूमि बन जाना संभव है। जो भी हो, महापद्मनंद का सत्ता में आना एक बड़ी और महत्वपूर्ण घटना तो थी ही। हालांकि यह सब राजतंत्र के बीच हुआ था, लेकिन राजनीतिक परिवेश में संपन्न राजनीतिक घटनाओं के कुछ ना कुछ सामाजिक आधार तो होते ही हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि महापद्मनंद ने जनपद से महाजनपद बना दिया। एक शासक के रूप में महापद्मनंद की विशेषता यह है कि उसने मगध को एक बड़े साम्राज्य में तब्दील कर दिया। बिंबिसार ने उसे एक बृहद महाजनपद बनाया था। उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे मगध राज में तब्दील कर दिया, लेकिन उस राज्य को साम्राज्य में परिवर्तित करने वाला कोई और नहीं, महापद्मनंद ही था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य। पूरब में चंपा, दक्षिण में गोदावरी, पश्चिम में व्यास और उत्तर में हिमालय तक उसने मगध साम्राज्य की सीमा रेखा खींच दी थी। लगभग सभी महाजनपद इसमें समाहित हो गए थे। वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसने महाजनपदीय व्यवस्था का अंत कर दिया था। यह सब उसने बिना किसी चाणक्य या कौटिल्य और उसके अर्थशास्त्र के निर्देश के बिना किया था। महापद्मनंद की राजव व्यवस्था अत्युत्तम थी, क्योंकि उसके समय मगध का राजस्व इतना पुष्ट था कि वह एक बड़े सैन्य बल का गठन कर सकता था। तत्कालीन अभिलेखों से मिली सूचना के अनुसार, जैसा कि ज्ञात है, उसकी सेना में 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल, 4 घोड़ों वाले 4,000 रथ और 3,000 हाथी हुआ करते थे। नंद पहला शासक था जिसने सेना को राजधानी में रखने के बजाय सीमांत क्षेत्रों में रखना जरूरी समझा था। सबसे बढ़कर यह कि जिस राष्ट्र की आजकल बहुत चर्चा होती है, उसकी परिकल्पना पहली दफा महापद्मनंद ने ही की थी। एक राष्ट्र यानी क्या? एक राष्ट्र, जैसा कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि एक राष्ट्र यानी एक राष्ट्र। एक बात उसने साकार किया, उस सपने को महापद्मनंद ने साकार किया। वह स्वयं उसका प्रथम सम्राट भी बना। हिमालय से लेकर समुद्र तक एक राष्ट्र की उसकी योजना थी। एक जैन ग्रंथ में तो इस प्रकार भी कहा गया है कि समुद्र वसना से भ्यंग आसमुद्रामपि श्रेय उपाय हस्तेराकृष्य ततः सोकृत नंदसात। यह वही महापद्मनंद था जिसे पुराणों ने सर्व छत्रांतक, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला कहा है। संभव है ब्राह्मण पौराणिकता से इसे ही परशुराम के रूप में चित्रित किया हो। उसने अपने समय के सभी क्षत्रिय राजकुलों, जिसमें कुरु, इक्ष्वाकु, पांचाल, सूरसेन, कासे, हेहय, कलिंग, अस्मक, मैथिल और वितिहोत्र थे, को पराजित कर नष्ट कर दिया था। उसके विजय अभियान अपने विशद वर्णन के लिए आज भी किसी समर्थ इतिहासकार का इंतजार कर रहे हैं, और इस दिशा में इतिहासकार बहुत ऐसे हुए जिन्होंने थोड़ा सा प्रयास तो अवश्य किया। महापद्मनंद के व्यक्तित्व का आकलन हमें इस नतीजे पर लाता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, जात और कुल नहीं।
जन्मात जायते सूत्र कर्मणा जायते तुझा, जैसा कि ऋग्वेदिक वाक्य भी है। उसके समय तक मनु की संहिता भले ही नहीं बनी थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था समाज में अपनी जड़ें जमा चुकी थी और उसी के दृष्टिकोण से वह अनभिजात और नीच कुलोत्पन्न था, शूद्र था। उसने इस तमाम उलझनों को अपने व्यक्तित्व विकास में बाधक नहीं बनने दिया। किसी भी आक्षेप की परवाह किए बिना उसने राज्य सत्ता अपने बूते हासिल की। उसने एक देश को अपने राजनीतिक चातुर्य और पराक्रम से एक राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया। कुलीनता की पट्टी लटकाए राजजन्यों को मौत के घाट उतार दिया था, किनारे कर दिया था और अपने द्वारा निर्मित राष्ट्र को व्यवस्था से बांधने की पूरी कोशिश की। ऐसा नहीं था कि नंदों ने विद्वानों की कद्र नहीं की। जैसा कि चाणक्य ने अपने अपमान को लेकर ऐतिहासिक कोहराम खड़ा कर दिया था। चाणक्य कितना विद्वान था यह अलग विमर्श का विषय है और उसके अपमान की कहानी एक तरफा है, लेकिन सच यह है कि नंदों ने विद्वानों को राजाश्रय देने का आरंभ किया था। उसने उत्तर पश्चिम इलाके से महान व्याकरणाचार्य पाणिनि को राजधानी पाटलिपुत्र में आमंत्रित किया। जैसा कि इतिहासकारों ने कहा है कि पाणिनि नंद दरबार के रत्नों में से एक राजा के अभिन्न मित्र हुआ करते थे। महापद्मानंद के अभिन्न मित्र थे व्याकरणाचार्य पाणिनि। व्याकरण और भाषा विज्ञान की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना महापद्मानंद के संरक्षण में पाटलिपुत्र में हुई, जिस पर भारत हमेशा गर्व कर सकता है। कात्यायन, बररुचि, वर्ष और उपवर्ष जैसे प्रकांड विद्वान ने न केवल इसी युग में हुए बल्कि इस सबसे नंद राजाओं के मधुर रिश्ते भी रहे और इन सबको राजाश्रय मिलता रहा। हालांकि कौटिल्य अथवा चाणक्य की ऐतिहासिकता पर प्रश्न उठाते रहे हैं, लेकिन उसे लेकर जो आख्यान है उससे यही पता चलता है कि नंदों द्वारा विद्वानों को प्रोत्साहन देने की परंपरा से ही आकर्षित होकर आश्रय पाने की अभिलाषा से वह नंद दरबार में गया और जैसे कि कथा भी है अपमानित हुआ। अभिलाषा गहरी होती है तब तो अपमान भी गहरा होता है। कथा से जो सूचना मिलती है उससे उसके अपमान का भी अनुमान लगाना उचित प्रतीत होता है। लेकिन कथानुसार भी चाणक्य इतना विद्वान तो अवश्य ही था कि उसने संपूर्ण परिदृश्य को ही बदल डाला। बल्कि सम्यक विश्लेषण अगर किया जाए तो उसने पुष्यमित्र शुंग की तरह मौर्य वंश को ध्वस्त कर द्वि शासन लाने की कोशिश भी की। महापद्मानंद ने शूद्र जनता के मनोविज्ञान को झकझोर दिया था। इसकी अहमियत चाणक्य समझता था। उसकी शायद यह व्यवस्था ही थी कि उसे एक दूसरे अनभिजात शूद्र चंद्रगुप्त को नंदों के विरुद्ध खड़ा करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि घनानंद के समय में मगध की राज्य व्यवस्था खराब थी। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर भारत आया तब कई कारणों से वह झेलम किनारे से ही लौट गया। यह सही है कि उसकी सेना एक लंबी लड़ाई के कारण थक चुकी थी और अपने वतन लौटना चाहती थी, लेकिन यह भी सही है कि पश्चिमोत्तर के छोटे छोटे इलाकों में जो राजा थे उन्हें अपेक्षाकृत बड़ी सेना से भयभीत कर देना और पराजित कर देना तो संभव था। लेकिन उसने जैसे ही नंद साम्राज्य की बड़ी सेना का विवरण सुना तो उसके हाथ पांव कांप उठे। उनकी मस्तिष्क की नसें स्थिर होना शुरू कर दी। सिकंदर का हौसला पस्त हो गया। सिकंदर मौर्यों से नहीं नंदों से भयभीत होकर लौटा था। इतिहासकारों ने इस तथ्य पर भी कम ही विचार किया। परवर्ती मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था का मूलाधार नंदों की शासन व्यवस्था ही तो है, जिसका ढांचा महापद्मानंद ने तैयार किया था। चंद्रगुप्त के समय में इसमें कुछ सुधार अवश्य हुए, लेकिन उसका मूल ढांचा पहले जैसा ही बना रहा। संस्कृत नाटककार विशाखा दत्त की कृति मुद्रा राक्षस से भी यह बात स्पष्ट होती है कि स्वयं चाणक्य नंद राज्य के मंत्री राक्षस को ही क्यों चंद्रगुप्त का मंत्री बनाने के लिए उत्सुक था। अंततः उसे सफलता भी मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि मौर्य काल में केवल राजा बदलता था, व्यवस्था और राजनीति नहीं। चंद्रगुप्त ने नंद राजाओं की साम्राज्य विस्तार की नीति को जारी रखते हुए उसे पश्चिमोत्तर इलाके में हिंदुकुश तक तो अवश्य फैला दिया, लेकिन यह विस्तार नंदों की तुलना में बहुत कम था। इन सब के अलावा नंदों ने भारतीय इतिहास और राजनीति को एक और महत्वपूर्ण सीख दी, जिसका आज भी महत्व है और दुर्भाग्य से इसकी चर्चा भी नहीं होती है। आज भी भारतीय राष्ट्र की वैचारिकता की तलाश होती है। इस विषय पर परस्पर विरोधी बयान आते हैं, विचार आते हैं। नंदों ने अपने कार्यों से यह सिद्ध किया था कि ऊंच नीच वाली वर्ण व्यवस्था को आधार बनाकर छोटे छोटे जनपद तो कायम रह सकते हैं, लेकिन इस सामाजिक आधार पर कोई बृहद राष्ट्र नहीं बन सकता।
इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को धर्मनिरपेक्षता की पाठ पढ़ाई, और यह भी कि जो चीज बृहद होगी उसका वैचारिक आधार लचीला और उदार होना चाहिए। नंदों ने भी किसी धर्म और विशेष को प्रश्रय नहीं दिया। हम कह सकते हैं कि वह धर्मनिरपेक्ष राज्य था। यह वही समय था जब बौद्ध और जैन धर्म के प्रचारक मगध के इर्द गिर्द चक्कर लगाते होते थे। नंदों के पूर्व के हर्यक राजाओं ने बौद्धों को काफी सहूलियतें दी थी। स्वयं बिंबसार ने बुद्ध को बेन्युमन प्रदान किया था, लेकिन नंदों ने किसी धर्म विशेष के लिए कुछ किया हो, इसकी सूचना इतिहासकारों द्वारा नहीं दी गई है। इसकी वजह विद्वानों को राजाश्रय देकर ज्ञान क्षेत्र को विकसित करना उसने ज्यादा जरूरी समझा। पाणिनि को राज दरबार में रखना मायने रखता था। नंद की चिंता थी कि मागधी भाषा से काम नहीं चलने वाला है। एक बड़े राष्ट्र को एक ऐसी जुबान चाहिए जिससे एक छोर से दूसरे छोर तक संवाद स्थापित किया जा सके। इसलिए पाणिनि ने संस्कृत के इलाकाई रूपों को आत्मसात करते हुए एक ऐसी भाषा को विकसित करने का आधार तैयार किया जहां वैविध्य कम हो, एक रूपता अधिक हो। यह काम इतना महत्वपूर्ण है जिसका अनुमान कर ही हम दंग हो जाते हैं। इन सब के साथ नंद राजाओं ने अपने नाम काम के प्रचार हेतु राज खजाने का अशोक की तरह दुरुपयोग नहीं किया। ना ही उन्होंने अपने राज्य के स्तंभ लगवाए, अपने नाम के स्तंभ लगवाए, ना भारे के पंडितों को रखकर अपनी प्रशस्ति लिखवाई। कुल मिलाकर मैं इस बात पर पुनः जोर देना चाहूंगा कि नंदों, खासकर महापद्मनंद के साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया है। आज इस जमाने में जब हमने इतिहास को नीचे से देखने का सिलसिला आरंभ किया है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि महापद्मनंद की भूमिका पर समग्रता और ईमानदारी पूर्वक हम लोग विचार करें। उसे अनभिज्ञ जात और नीच कुलोत्पन्न कहकर हम उसकी अवहेलना करें, यह कहीं से भी उचित नहीं होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। सभी मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भी उसकी उपेक्षा की। तो इस प्रकार से जैसा कि मैंने आपको कहा कि नंदों के उत्थान को निम्न वर्ग के उत्कर्ष का प्रतीक माना जा सकता है, यह कहीं से भी गलत नहीं है। पुराणों में इस राजवंश को शूद्रों के शासन का अगुआ और इसी कारण अधम भी कहा गया है। लेकिन जैसा भी हो, अगर हम इतिहास की जानकारी लेना चाहते हैं और मगध का इतिहास देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से महापद्मनंद की भूमिका उसमें अमिट है। अगर भारत जैसे एक राष्ट्र की संकल्पना करते हैं तो उसमें महापद्मनंद जैसे राजाओं की भूमिका अहम होती है। इसलिए प्रिय छात्रों, आप सबों को ये ऑडियो मेरा बार बार देखना चाहिए, सुनना चाहिए। बार बार ऑडियो का श्रवण करें, आपको आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। जो भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं, अगर वो सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षार्थी हो या राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थी हो, उनकी लेखनी में इनसे काफी मजबूत होगी। निश्चित रूप से आप इसका श्रवण करें। श्रवण ही नहीं करें, इसमें कहां आपको खामियां दिखाई दी उसका भी अवलोकन करके आप मुझे अवश्य सूचित करें। मैं निश्चित रूप से आपके विमर्श पर ध्यान दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद।